विमला जी अपनी ननद यानी सूरज की बुआ को रूम में पहुंचाकर आग बबूला होते हुए सीधे रितु के पास पहुंची और गुस्से में आंखें दिखाते हुए बोली कि तुमसे मैंने पहले ही कहा था कि ये सब कपड़े बदल कर साड़ी पहन लो, फिर क्यों नहीं बदली तुमने? मेरी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है क्या? जाओ जाकर बदलो। जब जीजी चली जाए तो जो चाहे पहनना, क्योंकि हमारी तो वैसे भी तुम्हारी नज़र में कोई इज्जत नहीं है। अभी तक रसोई साफ नहीं की तुमने, तो रात के खाने का इंतज़ाम कब करोगी? रात के खाने में 2-3 सब्जियां, पूड़ी पुलाव चटनी ये सब बनानी है, समझी? जाओ जाकर ये सब बदलो। मेरा मुंह ही देखती रहोगी महारानी, या हाथ पैर भी चलाओगी? विमला जी की कड़वी बातें सुनकर रितु आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। साड़ी और गहने पहनने की तो आदत नहीं थी, इसलिए वह यह सब पहनकर काम भी नहीं कर पा रही थी। घर में मेहमानों के सामने वह घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए किसी तरह कामों में लगी रही। सूरज के ऑफिस से आने के बाद सभी खाना खाने बैठे। रितु ने सबकी प्लेट लगाई और गरम पूरी लेने के लिए रसोई में चली गई। भाभी, अगर मेरे आने से तुम्हें तकलीफ थी तो पहले ही बता देती, हम लोग नहीं आते। मेरी इस तरह बेइज्जती कराने की क्या ज़रूरत थी? जीजी, आप क्या कह रही हैं? मैं भला ऐसा क्यों चाहूँगी? और आप ही बताइए, कभी मैंने आपके स्वागत सत्कार में कोई कमी की हो तो? अच्छा, तो ये क्या है? खाकर देखो इसे। शाम को भी वही हाल था। तुम्हें तो पता है मुझे मीठी चाय अच्छी लगती है। चलो, उसके लिए नहीं कहती हूँ, हो सकता है तुमने बहू को ना बताई हो, लेकिन अब यह बेस्वाद खाना मुझसे नहीं खाया जाता। अपने बेटे बहू के सामने मैं तुम्हारे खाने की कितनी तारीफ किया करती थी, और तुमने यह खाना खिलाकर उनके सामने मेरा सर ही झुका दिया। विमला जी ने और सूरज ने उनके प्लेट से खाना चखा और उनका भी मुंह बिगड़ गया। विमला जी का गुस्सा फूट पड़ा। वो सूरज पे चिल्लाते हुए बोली, बस यही बचा था, आज तूने वो भी सुनवा दिया। अब मैं और इस घर में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए नहीं रह सकती। तभी रितु वहाँ हाथ में पूरियाँ लिए पहुँची। कुछ बोलने ही वाली थी कि सूरज ने एक जोरदार थप्पड़ रितु के गालों पर जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रितु, तुम मेरे माता पिता से नफरत करती हो, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन उनको घर से निकालने के लिए इस हद तक गिर जाओगी, ये नहीं सोचा था। तुम्हें कभी भी किसी चीज़ से रोका नहीं, तुम्हें हर सुख सुविधा दी, कभी तुमसे किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया, और तुम घर में आए मेहमानों को 2 वक्त ठीक से खाना नहीं खिला पाई। तुमसे ये छोटा सा घर नहीं संभालता, चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, और देश संभालने के सपने देखती हो। जब से तुमसे शादी किया है, घर के खाने में भी अच्छा स्वाद होता है, मैं तो भूल ही गया हूँ। ये बेस्वाद खाना बनाकर दिन भर तुम अपने दोस्तों के साथ फ़ोन पर लगी रहती हो, और मेरे आने पर दिखाती हो कि बहुत थक गई हो, जैसे ना जाने कौन सा पहाड़ तोड़ रही थी। इसी वजह से लोग बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, ना संस्कार ना मर्यादा। अगर तुम मेरा घर नहीं संभाल सकती, मेरे माता पिता की सेवा नहीं कर सकती, तो अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भी तुम्हारे रोज़ रोज़ के इस नाटक से तंग आ गया हूँ। रितु के सब्र का बांध अब टूट गया था। रोज़ रोज़ सास के ताने और बातें सुनकर वह चुप रह जाती थी कि घर में शांति बनी रहे, और समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि रिश्तों को बनाने में और सहेजने में
समय तो लगता ही है। हो सकता है सासू माँ भी मुझे थोड़े समय बाद समझ सकें। लेकिन मेहमानों के सामने सूरज ने जो थप्पड़ उसके गाल पर लगाया, आज उससे ऋतु बर्दाश्त नहीं कर पाई और बोली, सूरज, शादी कोई खेल नहीं जो जब चाहा खेल लिया और जब चाहा उसे ख़त्म कर दिया। अक्सर तो मम्मी जी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रेम का मतलब तुम क्या समझोगे? क्योंकि मुझे तो आज इस बात का यकीन हो गया कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं, आकर्षण था। क्योंकि जिससे प्रेम होता है उसका क्रोध, घृणा, कटु वचन, उसकी गलतियाँ, उसकी कमियाँ, इन सब के साथ उसको स्वीकार करना पड़ता है, जैसा कि मैंने किया, तुमने नहीं। प्यार हो तो ये सब भी अच्छा लगता है। प्यार इंसान को सहनशील बनाता है। केवल यही कर सकता है जिसने सच में प्रेम किया हो। केवल आकर्षण को प्रेम का नाम देने वाले प्रेम किसे कहते हैं उससे क्या पता। तुम कहते हो ना, मुझमें ना संस्कार है ना मर्यादा। तो तुमने कौन सा संस्कारों का अच्छा उदाहरण दिया? हर रोज़ दूसरों की बातों में आकर बिना सच को जाने समझे दोषी बनाना, लोगों के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, ये कहाँ का संस्कार और मर्यादा है? कहते हैं बहू गृह स्वामिनी होती है और उसे एक सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं देते हैं। गृह स्वामिनी तो कहते हो, लेकिन तुम लोग उससे घर से निकालने की धमकी देते हो। ये कैसी गृह स्वामिनी है जिसका कोई घर ही नहीं? ऐसे गृह स्वामिनी होने से अच्छा है कि वो एक इंसान ही रहे जिसका कोई अपना घर तो हो। उसकी जरा सी गलती हो उससे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे घर से ही बेघर कर देते हो। तुम लोगों के सम्मान के खातिर दिन रात चूल्हे में जलती रहती है, कोई विरोध नहीं करती। इसके लिए उसे मिलता क्या है? अपमान। कहीं वो अपना अधिकार ना मांग ले, इस डर से तुम जैसे लोगों ने स्त्री को अन्नपूर्णा बना दिया है। कैसी अन्नपूर्णा, कैसी देवी, जिसके खाने पर भी रोक टोक हो। उसकी छोटी छोटी गलतियों को इतना बड़ा बना दिया कि वो खुद से भी नज़रें ना मिला सके। वह हमेशा अपने आप को ही दोषी मानती रहे और किसी भी अन्य का विरोध ना कर सके, अपना अधिकार न पा सके, अपना सम्मान न हासिल कर सके। तुम कहते हो चुटकी भर नमक नहीं संभाल पाती, उसके सपने देश संभालने के हैं। हाँ, है मेरा सपना कुछ करने का, अपना वजूद बनाने का, अपने हिस्से का सम्मान पाने का, और मैं अपने सपने को ज़रूर पूरा करूँगी। पति को परमेश्वर का दर्जा देने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर को कम से कम सही गलत का पता तो होता है। कोई भी फैसला सुनने या किसी को कुछ कहने से पहले उसकी बातों को ज़रूर सुन लेना चाहिए। ये प्लेट मैंने पापा जी के लिए लगाई थी, जिसमें गलती से बुआ जी ने खाना खा लिया। पापा जी रोज़ इसी कुर्सी पर बैठते हैं, इसलिए मैंने उनकी प्लेट इधर ही लगा दी थी और पूरी लेने चली गई। बाकी सब के खाने में नमक बराबर डाला है, लेकिन लगता है कि हमारे रिश्ते में प्यार रूपी नमक ख़त्म हो गया है, इसलिए ये बेस्वाद हो गया है। और जिस रिश्ते में विश्वास ना हो उसे निभाते रहने का कोई फ़ायदा ही नहीं। मेरे माता पिता ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकूं और अपने सपने को भी पूरा कर सकूं। मैं तुम्हारे इस घर को छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि मैं अब और अपने आप को नीचा नहीं गिरा सकती। शाबाश बहू, आज तुमने इन लोगों को उनका असली चेहरा दिखा दिया। मैं तो कब से चाहता था कि बोलूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य था
कि तुम अपने अधिकारों को पहचानो। इसलिए मैंने भी इस मामले में बोलने की जल्दबाजी नहीं की। और हाँ, अपने साथ मेरा भी सामान पैक कर लो, क्योंकि जहाँ मेरी बेटी की इज्जत नहीं वहाँ एक पिता कैसे रह सकता है। मेरे लिए तो इस घर का पानी भी हराम है। चलो हम अपने घर चलते हैं और तुम्हारे उस अधूरे सपने को पंख लगाते हैं जिसे तुम इन जैसे घटिया लोगों के लिए बलिदान करना चाहती थी। सूरज, आकर्षण और प्रेम में फ़र्क होता है, यह समझाने के लिए मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूँगी। और हाँ, यदि बार बार अपमानित होकर भी आपसे कोई जुड़े रहने की कोशिश करे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो निर्लज है। हो सकता है उसके जीवन में आपका स्थान उसके लिए उससे अधिक हो। इतना कहकर रितु और सूरज के पिताजी वहाँ से चले गए, एक नई सुबह और एक नई किरण की तलाश में। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।